बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह ताला वेक्टर स्पेस की। और वेक्टर स्पेस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो जो आपको कॉलेज की तरफ से मिले हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये 20 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। इन तमाम एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम वेक्टर स्पेस की देख लेते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक डेफिनेशंस कौन सी। अच्छा, वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ है फील्ड, उसका पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। अच्छा, फील्ड एक ऐसा सेट होता है, देखिए फील्ड से पहले ग्रुप्स का तो आप सबको पता होगा। ठीक है, ऐसा सेट जो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे वो ग्रुप कहलाता है। कौन सी प्रॉपर्टीज चार होती हैं कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करे, ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं तो ए स्टार बी जो है वो बिलोंग्स टू अगेन जी को होना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास इसकी एसोसिएटिव लॉ की, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये ग्रुप कहलाएगा। जो ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा वो ग्रुप कहलाएगा। क्लोजर लॉ ये वाला एक, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी और चौथी इन्वर्स। अच्छा, फील्ड एक ऐसा सेट होता है जो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप आप जानते हैं कि जिसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एफ जो है, और अगर एफ में से हम ज़ीरो को माइनस कर दें तो ये विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। तो ये ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, और 5 ही प्रॉपर्टीज़ बनती हैं ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप। 4 तो सिर्फ ग्रुप की है, 5वीं ये होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये भी किसी ग्रुप में मौजूद हो तो फिर वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। तो 5 प्रॉपर्टी ये, 5 प्रॉपर्टी ये और 11वीं प्रॉपर्टी ये, टोटल 11 प्रॉपर्टी जो फंक्शन जो सेट सेटिस्फाई करेगा वो फील्ड कहलाएगा। क्यू एक फील्ड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर की बात करें ये भी एक फील्ड है। कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये भी एक फील्ड है। ठीक है, और कोई भी प्राइम नंबर आप ले लें, उस प्राइम नंबर का जो मॉड्यूलो के ग्रुप होगा वो भी प्राइम नंबर के मॉड्यूलो, वो भी एक फील्ड बनता है। ठीक है, फाइनाइट फील्ड बन जाएगा। जैसा कि आप 2 मॉड्यूलो का ग्रुप बना लें, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो इन प्राइम नंबर्स का जब आप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो सेट बनाएंगे, वो एक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। फील्ड के बाद अब आ जाते हैं हम कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हों और वो एलिमेंट्स किसी फील्ड से होंगे। ठीक है, उस वेक्टर स्पेस उस सेट को V से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे अगर वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इसको कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर कम्प्लेक्स नंबर, वो कम्प्लेक्स नंबर उसकी फील्ड कहलाएगी। और अगर रियल नंबर के होंगे तो वो रियल नंबर इसकी फील्ड कहलाएगी। ठीक है, तो फिर ये रियल वेक्टर स्पेस कहलाएगी अगर रियल से बिलोंग कर जाए इसके एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ए बी सी डी जो भी एलिमेंट हो, अगर वो रियल के होंगे तो ये रियल वेक्टर स्पेस कहलाएगी, और अगर कम्प्लेक्स नंबर से होंगे तो ये कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाएगी। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जो V है ये एबिलियन होना चाहिए
विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 2 प्रॉपर्टी कि उस फील्ड का कोई एलिमेंट ले लें ए, इसके अपने एलिमेंट को v1 v2 v3 v4 v5 एंड सो ऑन इससे डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। तो स्केलर नंबर जो इसके अंदर वेक्टर स्पेस के अंदर मौजूद होंगे नंबर, इनको एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये इस फील्ड में से निकले हैं, ठीक है, आर में से निकले हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो आर में रह गए हैं, सारे के सारे तो इसमें नहीं आए होंगे ना। बाकी जो एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे हम वो स्केलर कहलाएंगे, उन एलिमेंट्स को हम स्केलर एलिमेंट कहेंगे, और जो इस वेक्टर स्पेस के अंदर आ जाएंगे हमारे पास उनको हम वेक्टर कहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एबिलियन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि v1 प्लस v2 पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए ए v1 प्लस ए v2। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि a प्लस b अगर दो स्केलर है उनके साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है v1, तो a v1 प्लस b v1, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर ओवर स्केलर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है एक चौथी प्रॉपर्टी इसकी, पहली तो ये हो गई एबिलियन वाली, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये बनती है कि a इंटू बी इंटू वी अगर कोई एलिमेंट मौजूद है, ऑलरेडी एक वेक्टर से एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर a इंटू बी वी इसके इक्वल आना चाहिए। तीसरी चीज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, ये इसके इक्वल होना चाहिए कि स्केलर नंबर 1 से जब भी मल्टीप्लाई करें v से तो वो दोबारा आंसर v के इक्वल आना चाहिए। तो ये है प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की। आपको वेक्टर स्पेस की इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, वो मैं बता चुका हूँ कि अगर कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो कम्प्लेक्स फील्ड कहलाएगी, और अगर रियल नंबर होंगे तो वो रियल फील्ड कहलाएगी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है ज़ीरो वेक्टर, और ज़ीरो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ये जो सिंपल ज़ीरो लिखा होता है ये एक स्केलर होता है, ठीक है, या तो इसको आप बोल्ड करके लिख दें, ठीक है, या फिर इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन डाल दें। ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी, वो आप सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए मज़ीद, फील्ड के बाद वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के बाद सब स्पेस क्या होती है। एक ऐसा सेट जो खुद इटसेल्फ ये सबसेट हो किसी वेक्टर स्पेस V का, और अगर ये भी आगे से वेक्टर स्पेस की पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो ये जो होगा ये सब स्पेस ऑफ V कहलाएगा, ठीक है। सब स्पेस के लिए एक थ्योरम आता है कि अगर किसी को ये W1 और W2 दो एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं किसी सेट W से, तो ये उस वक्त सब स्पेस होगी इफ़ W1 प्लस W2 आप प्रूव कर दें कि ये W से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और कोई भी A बिलोंग्स टू F के लिए आप प्रूव कर दें A इंटू W1 या W2 ये बिलोंग कर रहा है दोबारा से W को, फॉर W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और A बिलोंग्स टू F। तो ये अगर दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो आप उसको सब स्पेस कह देंगे। तो सब स्पेस के लिए आपको इतना ही काफ़ी। अच्छा, एक और इसकी क्रॉलरी है सब स्पेस के लिए
कि अगर आप ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो फिर आप ये लेंगे कि ए बी कोई से रैंडम एलिमेंट ले लें आप फील्ड के, और W1 W2 कोई से रैंडम एलिमेंट ले लें आप उस सबसेट के। अगर आप ये प्रूव कर दें ए W1 प्लस बी W2 ये दोबारा से बिलोंग कर रहा है W को, तो आप इसको डायरेक्ट कह देंगे कि इट इज़ ए सब स्पेस, कि ये वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। ठीक है जी, ये सब स्पेस तक आपने तैयार कर लिया। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी और चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सब स्पेस जो है, कोई सी दो सब स्पेस ले लें आप U और W। ये बात याद रखनी है कि U W जितनी भी सब स्पेस हो उनकी इंटरसेक्शन अगेन सब स्पेस होती है, इज अगेन सब स्पेस। दूसरा, इनका सम जो होता है U प्लस W का, ये भी अगेन सब स्पेस होती है। लेकिन अगर बात करें यूनियन की, इंटरसेक्शन 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने मर्जी की इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब स्पेस, एनी नंबर ऑफ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस। यूनियन में U और इसकी यूनियन W के साथ ये सब स्पेस हर दफ़ा नहीं होती, ये सिर्फ उस कंडीशन में सब स्पेस होगी इफ़ U इज़ द सबसेट ऑफ W या W इज़ द सबसेट ऑफ U। सिर्फ और सिर्फ इन दो कंडीशन में, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, फिर ये यूनियन जो होगी ये सब स्पेस होगी, वरना ये यूनियन दो सब स्पेस की यूनियन अगेन सब स्पेस नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट, ये एक हमारे पास सेट है, बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, आपको लीनियर कम्बिनेशन का पता होना चाहिए। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरे डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी आपके पास, अगर हम सेट की बात करें V, तो इसके कोई एलिमेंट हमने ले लिए, सपोज V1 V2 V3 सो ऑन। तो स्केलर हमने ले लिए A1 A2 A3, ये कोई स्केलर नंबर है, ये बिलोंग्स टू फील्ड होंगे। तो अगर इस V का अगर कोई वेक्टर A1 V1 प्लस A2 V2 मुझे बताएं, इसके अंदर आएगा ना, V के अंदर ही होगा ना इसका आंसर। A3 V3, अगर 3 को ऐड कर दें, मतलब ये दोनों को ऐड करके एक आंसर आ गया, तो वो तीसरा उसमें ऐड कर दें, प्लस सो ऑन। तो ये इस तरह के जो कम्बिनेशन होंगे, इनको हम लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं। जैसा कि हमने सब स्पेस में पढ़ा था इससे पीछे कि सेट्स की जो सब प्रूफ करने के लिए वो हमें ये चाहिए होता है कि A1 A इंटू V1 प्लस B इंटू V2 प्रूफ कर दें, तो ये दोबारा सब स्पेस हो जाती है। तो कोई भी जो वेक्टर होता है वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस तरह की फॉर्म में लिखा, ये अगर किसी वेक्टर V के बराबर है, Vn के बराबर है, तो ये Vn का ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल बी कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस पहले सेट का भी लीनियर कम्बिनेशन कोई ना कोई होगा, दूसरे का भी कोई ना कोई लीनियर कम्बिनेशन, तीसरे का भी लीनियर कम्बिनेशन। तो इसके पहले एलिमेंट को मैं लिख देता हूँ, किसी दो सेट का कम्बिनेशन होगा ना, A1 V1 प्लस A2 V2, पहले आ गया ये आपके पास, दूसरा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ये दूसरा आ गया, एंड सो ऑन।
तो मैं अगर तमाम एलिमेंट्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, तो ये जो सेट बनेगा इसको हम कहेंगे लीनियर स्पैन। और जिस सेट का ये लीनियर स्पैन है उस सेट वी को यूँ लिखें और साइडों पे ये इसका सिंबल होगा। एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट कि अगर कोई सेट S है और वो सबसेट है T का, तो ये आपने याद रखना है कि उसका जो लीनियर स्पैन होगा S का, वो भी सबसेट होगा T के लीनियर स्पैन के। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बात कर रहे थे हम लीनियर कम्बिनेशन की। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, ये डिपेंडेंट कब होता है और इंडिपेंडेंट कब होता है। अगर कोई कम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन AN VN इक्वल टू 0 हो जाए, और इसके जो ये AI हैं, ऑल AI नॉट इक्वल टू 0, AI 0 ना हो, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू -1 2 -2 3 5 7 9, कोई ना कोई नंबर वैल्यू, और वो नंबर वैल्यू पुट करने से ये सारे का सारा किसके इक्वल आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम डिपेंडेंट कम्बिनेशन कहेंगे। ये कौन सा होगा? डिपेंडेंट कम्बिनेशन। कोई एक आधा 0 हो सकता है, लेकिन सारे के सारे 0 नहीं हो सकते। नॉट ऑल AI आर 0, फॉर ऑल AI नॉट 0, एक आधा यानी कि यहाँ पर हो सकता है। और अगर यही कम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन AN VN इज इक्वल टू 0 हो जाए, और किस केस में 0 हो? जब फॉर ऑल AI ईच AI 0 हो, तो तब ये जो कम्बिनेशन होगा वो इंडिपेंडेंट कम्बिनेशन कहलाएगा। ये आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। एक स्पेशल कुछ स्पेस होती है, मैंने आपको बताया था कुछ कम्प्लेक्स स्पेस होती हैं, कुछ रियल स्पेस। अगर फील्ड आपकी आ जाए कम्प्लेक्स नंबर तो कम्प्लेक्स स्पेस हो गई, रियल नंबर आ जाए तो रियल स्पेस हो गई, और अगर R की पावर n आ जाए तो ये यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है। ये नाम है कि याद रखना, अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं ये साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, किसी भी वेक्टर के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं कम्बिनेशन से, और कुछ डिपेंडेंट। तो अगर हम कोई सेट बना लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद है, इंडिपेंडेंट कम्बिनेशन या इंडिपेंडेंट स्पैन्स ये वाले मौजूद है, सेट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट हम इसको बोलेंगे, या इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट कम्बिनेशंस। ये जो एक सबसेट सा बनेगा उस V का, ऊपर वाले V का, तो ये कहलाएंगी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे बेसिस ऑफ V। यानी कि बेसिस ऑफ V आपके पास एक डेफिनेशन आ गई कि द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग अ वेक्टर, जो वेक्टर के स्पैन स्पेस V इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V। और इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे 2 3 4 5 6 आ जाते हैं, वो कहलाएंगे डायमेंशंस ऑफ V। सपोज R स्केयर जो है, इसके डायमेंशंस में इसके जो इंडिपेंडेंट सेट होते हैं वो 1 0 0, एक ये पहला वेक्टर आ गया R क्यूब का, सॉरी स्केयर का तो 2 होते हैं, 0 1 0 और 0 0 1।
ये हैं बेसिस फॉर आर क्यूब। बेसिस फॉर आर स्क्वायर की एग्जांपल एक ले लें, 1 0 एंड 0 1। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसको देखें, इसके किसी भी कम्बिनेशन में, इस सेट के किसी भी कम्बिनेशन में आप जो कांस्टेंट होंगे इसके साथ जो मल्टीप्लाई होंगे वो कांस्टेंट 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा, वरना ये आंसर 0 के इक्वल नहीं आ सकता। मुझे ये देखिए बताएं कि 1 और 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 0 0 आ जाए। यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए, तो क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। 2 3 5 7 कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से 0 के इक्वल नहीं आएगी सिवाय 0। तो इसका कम्बिनेशन क्या हो गया, तो यानी कि उस कांस्टेंट की जगह आपके पास 0 आ गया। तो ये आ गया आपके पास बेसिस क्या होती हैं और डायमेंशंस क्या होती हैं। अब बात करता हूँ मैं डायमेंशंस। दो स्पेस अगर आ जाए आपके पास तो उनके डायमेंशंस कैसे लिखेंगे हम, कि डायमेंशंस पर ये प्रॉपर्टी लगती होती है कि u और v अगर दो स्पेस हैं, u एंड v, ये बड़ा मशहूर रिज़ल्ट है, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी होता है। तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशंस ऑफ u प्लस डायमेंशंस ऑफ v माइनस डायमेंशंस ऑफ u इंटरसेक्शन v। ये आपने इसको एक रिज़ल्ट है ये इसको आपने जहन नशीन रखना, ठीक है। और मज़ीद इसमें अगर हम डिस्कस करें तो बाकी हम MCQs की तरफ जो चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी उनको देखते जाते हैं। हाँ जी, F इज़ द फील्ड देन फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू F। ये एक फील्ड है, तो फील्ड एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू वाला तो सवाल नहीं पैदा होता, नॉट बिलोंग टू वाला सवाल पैदा नहीं होता। इसका मतलब x प्लस वाई बिलोंग्स टू F आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ F इज़ अ फील्ड देन फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू F x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, क्योंकि ये एबिलियन होती है। F a field is said to be finite field if the set F has finite element obviously. The set F integer modulo 7, ये मैंने बताया था, ठीक है, ये एक फील्ड हो जाती है। मॉड्यूलो 7 है, मॉड्यूलो 7 है मतलब प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर के कोई और होता तो फिर शायद ये ना होता। द सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज़ अ फील्ड। कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड होता है बताया, रियल नंबर भी फील्ड होता है। द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर आर कॉल्ड रियल वेक्टर फील्ड। कम्प्लेक्स नंबर पे कम्प्लेक्स वेक्टर फील्ड कहलाएगी, ठीक है। एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर स्पेस। हर फील्ड जो है वो अपने ऊपर अपना वेक्टर स्पेस, यानी कि फील्ड जो होती है वो ज़्यादा ब्रॉड है, वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो फील्ड वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से गुजर के ही बनती है। इफ़ सबसेट W ऑफ द वेक्टर स्पेस V इज़ इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, तो उसको हम सब स्पेस कहते हैं, ठीक है। खुद भी बस यहीं तक बात समझ में आ गई। द इंटरसेक्शन ऑफ, अगर देखें कंसेप्ट आपको वो क्लियर है ऊपर वाले, तो फिर आपको देखें कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इटसेल्फ इज़ अ सब स्पेस, आल्सो अ सब स्पेस। इंटरसेक्शन एनी नंबर 2 की बजाय एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस, वो दोबारा से क्या होती है, सब स्पेस होती है। लेकिन यूनियन के लिए कंडीशन है, हमने बताया था यूनियन सब स्पेस तब होगी जब वो एक दूसरे का सबसेट होंगे। 10 में द यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस, ये अच्छा ये आ गया क्वेश्चन, ये यूनियन के लिए कंडीशन बताई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ 2 सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सब स्पेस, U प्लस W वाला। द सेट T अगर सबसेट हो T का, ये देखें ये बिल्कुल वही आ गया। S इज़ द सबसेट ऑफ T हो तो उसका स्पैन भी जो होगा S का स्पैन सबसेट ऑफ T स्पैन आ जाएगा। अ फाइनाइट सेट F S ऑफ वेक्टर्स दैट कंटेन 0 वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। जिसमें 0 वेक्टर मौजूद होगा वो
लीनियरली डिपेंडेंट, अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल भी दिया आपको डिपेंडेंट की, वो जो आर बेसिस वगैरह थे। नेक्स्ट, क्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर। आर एक बड़ी फील्ड है, कम्प्लेक्स नंबर उससे भी बड़ी फील्ड है। कम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ी, सब स्पेस इसकी सब फील्ड आर आ जाएगी, और इसकी सब जो होती है वो क्यू हो जाती है, और क्यू डैश भी। यू प्लस डब्ल्यू इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट सम। अच्छा, इसको डायरेक्ट सम को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे गोल दायरा भी होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सम होगा इफ़ यू इंटरसेक्शन, ये एम यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में कॉमन सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो मौजूद, ठीक है। दोनों सब स्पेस है, तो उनके डायरेक्ट सम भी सब स्पेस हो जाएगा। यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में कॉमन सिर्फ उस वक्त हो ज़ीरो जब हो। अच्छा जी, ये देखें, S इंटरसेक्शन S एंड T आर द सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, देन S इंटरसेक्शन T का जो स्पैन होगा, ये स्पैन लिखो, वो सबसेट होगा S यूनियन T के स्पैन के, ठीक है। ये एक थ्योरम भी है, ये आपने याद भी रखना है। नेक्स्ट 17, लेट V be a vector space over a field, a non-empty subset W of V is a subspace of V if and only if, ये वो मैंने कंडीशन बताई थी, ये देखिए, अल्फ़ा टाइम्स W1 प्लस बीटा टाइम्स W2, अगर ये सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी आप प्रूव कर दें तो वो सबस्पेस प्रूव हो जाती है। जैसे ग्रुप्स में आपको याद हो, अगर आप A और B का इन्वर्स बिलोंग्स टू H कर दो तो वो सब ग्रुप प्रूव हो जाता है, बाकी कोई 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से ये वो प्रॉपर्टी है कि अगर आपने वेक्टर स्पेस की सब स्पेस प्रूव करना है तो आप ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टी प्रूव करना है। द सेट क्यू ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, जो इररेशनल नंबर है वो भी सब स्पेस होती है, सब स्पेस ऑफ आर। एन इनफाइनाइट सेट एस इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इफ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होगा वो इंडिपेंडेंट ही होगा। फॉर आई, ये आर स्केयर के आगे, आर स्केयर की वो आ गई है ना, बेसिस आ गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये 20 MCQs आपके ये पूरे हुए, मज़ीद MCQs नहीं है। इसके अलावा अगर किसी चैप्टर के बारे में आपने कोई डिस्कशन करनी हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, उसकी क्विक रिवीजन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के और अपलोड कर दूँ, और उसका एक क्विक कंसेप्ट रिव्यू भी आपको दे दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख सकें और आपके एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच।